हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो हम लोग सीआरईवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 2026 के लिए। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 25 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक तो ये है आपका अनुवासन वस्ती। ठीक है, पंचकर्म से रिलेटेड। तो अनुवासन वस्ती का सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना। अनुवासनम यह औषधम सिद्धम स्नेह अर्थे स्नेह स्नेह विधि च चतुर्थ अभिहितम, अर्थात जिस वस्ती में स्नेहार्थ दोष व रोग के अनुसार औषधि से सिद्ध स्नेह दिया जाता है उसे अनुवासन वस्ती कहते हैं। तो जिस वस्ती में स्नेहार्थ दोष व रोग के अनुसार औषधियों से सिद्ध स्नेह दिया जाता है उसे अनुवासन वस्ती कहते हैं। इसे स्नेहिक वस्ती भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? स्नेहिक वस्ती भी कहते हैं। यहाँ पे बोले हैं अनुवासनम अपीना अपीना दुष्यंत दुष्यंत दिवस व दियते इत्य अनुवासनम, यानी कि जो वस्ती शरीर के अंदर रहते हुए भी दोष उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो वस्ती शरीर के अंदर रहते हुए भी दोष उत्पन्न नहीं करती है तथा जिस वस्ती का अनुदिन यानी कि प्रत्येक दिन प्रयोग किया जा सकता है उसे अनुवासन वस्ती कहते हैं। तो जो वस्ती शरीर के अंदर रहते हुए भी दोष उत्पन्न नहीं करती तथा जिस वस्ती का अनुदिन यानी कि प्रत्येक दिन प्रयोग किया जा सकता है उसे अनुवासन वस्ती कहते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर अनुवासन वस्ती के गुण बताए गए हैं, क्या क्या होते हैं। तो स्नेहम बलप्रद वर्ण बलप्रदम, तो क्या करते हैं स्नेह वर्ण बलप्रद होते हैं। तैल के विषय में बताया गया है, तैल जो होता है वो स्नेह गुरु उष्ण होने से विशेषकर वात सामक होता है। तो तैल जो है स्नेह गुरु उष्ण होने के कारण विशेषकर वात सामक होता है। साथ ही साथ मन प्रसादम वीर्य बल वर्ण अग्नि पुष्टि। ठीक है, तो मन का प्रसादक होता है, वीर्य बल वर्ण तथा अग्नि की पुष्टि करता है। साथ ही साथ बोला है काले महान पुष्प फल प्रदश्य। ठीक है, तो ये जो है बताया गया है कि संतानदायक होती है। क्या होता है? ये संतानदायक होता है। ये अनुवासन वस्ती के गुण हैं। फिर अनुवासन के योग्य रोग व रोगी के विषय में बात करें तो जो रोगी निरूह वस्ती के योग्य होते हैं वह अनुवासन वस्ती के भी योग्य होते हैं। तो जो रोगी निरूह वस्ती के योग्य होते हैं वह जो है अनुवासन वस्ती के भी योग्य होते हैं। अनुवासन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी के विषय में बात करें तो अनुवासन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी में बताया गया है कि जो रोगी निरूह वस्ती निषिद्ध हैं, जिन रोगियों में निरूह वस्ती निषिद्ध है वह अनुवासन हेतु भी निषिद्ध है। विशेषकर वे जो खाली पेट हों और भोजन न किए हों, नवज्वर से पीड़ित हों, पांडु हो, कामला हो, प्रमेह हो, अर्श हो, प्रतिशाय हो, अरोचक, मंदाग्नि, दुर्बलता, प्लीहोदर, कफोदर, उरुस्तंभ, अतिसार, विषपीत। ठीक है, गर्विषपीत, पित्तज व कपज विषंद, स्लीपद। इसके अलावा आपका गलगंड, अपची व कृमि कोष्ठ में स्नेह वस्ती नहीं देना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया कि जो रोगी निरोवस्ती जो रोगी है उसमें निरोवस्ती निषिद्ध है वह अनुवासन हेतु निषिद्ध है। विशेषकर वे जो खाली पेट हों, भोजन न किए हो, नवज्वर, पांडु, कामला, प्रमेह, अर्श, प्रतिशाय, अरोचक, मंदाग्नि, दुर्बलता, प्लीहोदर, कफोदर, उरुस्तंभ, अतिसार, विषपित्त, गर्विषपित्त, पित्तज व कपज विषंद, श्लीपद, गलगंड, अपची व कृमिकोष्ठ में स्नेह वस्ती नहीं देना चाहिए। फिर चरक अनुसार अनुवासन वस्ती प्रयोग का काल बताया गया है। तो अनुवासन वस्ती प्रयोग का काल शीत में, हेमंत, शिशिर एवं वसंत ऋतु में दिन में करना चाहिए। तो शीत यानी कि हेमंत व शिशिर ऋतु व वसंत ऋतु में दिन में करना है। ग्रीष्म, वर्षा व शरद ऋतु में रात्रि में करना चाहिए। तो ग्रीष्म, वर्षा व शरद ऋतु में रात्रि में करना चाहिए। फिर अनुवासन वस्ती प्रयोग का काल बताया गया है। ठीक है, ये चरक के अनुसार है। ऊपर हमने जो देखा है सुश्रुत के अनुसार देख लेते हैं अब। तो सुश्रुत ने शीतकाल वसंत ऋतु में दिन में प्रयोग करने के लिए बोला है। ग्रीष्म, प्राविट व शरद ऋतु में दिनांतर में बताया है। तो ग्रीष्म, प्राविट व शरद ऋतु में दिनांतर में, शीतकाल वसंत ऋतु में दिन में प्रयोग करने के लिए बोला है। पित्त अधिकता व कफ क्षीण तथा वात रोग से पीड़ित रुक्ष मनुष्य में रात में प्रयोग करते हैं। तो पित्त अधिकता व कफ क्षीण तथा वात रोग से पीड़ित रुक्ष मनुष्य में रात में करते हैं। फिर स्नेह वस्ती की संख्या बताया गया है कि 1 से लेकर के 9 तक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्नेह वस्ती की संख्या 1 से लेकर 9 तक।
शुक्रवात रोग में 18 द्विगुण, ठीक है, शुक्रवात रोगों में 18 द्विगुण वस्तियाँ यानी कि 18 स्नेह व 18 निरहु दी जाती है। एक स्नेह वस्ती जो होते हैं, एक स्नेह वस्ती जो होते हैं वस्ती वक्षण का स्नेहन करते हैं, ठीक है। तो वस्ती वक्षण का स्नेहन करते हैं एक स्नेह वस्ती। दो स्नेह वस्ती जो होते हैं वो ऊर्ध्व जत्रुगत वायु का समन करते हैं। तो दो स्नेहगत वस्ती जो है ऊर्ध्व जत्रुगत वायु का समन करते हैं। तीन स्नेह वस्ती जो होते हैं वो बल वर्ण उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो बल वर्ण की उत्पत्ति तीन स्नेह वस्ती करती हैं। 4, 5, 6 तथा 7 स्नेह वस्ती मेद का स्नेहन करते हैं। तो 4, 5, 6 और 7 स्नेह वस्ती मेद का स्नेहन करते हैं। 8 व 9 वस्ती जो है वो अस्थि व मज्जा का स्नेहन करती है। तो 8 व 9 वस्ती जो है वो अस्थि व मज्जा का स्नेहन करती है। वांग भट्ट अनुसार निरूह वस्ती के सम्यक योग, अयोग व अतियोग के लक्षण क्या है? तो विरेचन के भांति ही समझा दिया गया है, ठीक है। मतलब विरेचन के भांति होते हैं, इसमें भी अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या क्या होते हैं। अनुवासन वस्ती के सम्यक योग, अयोग, अतियोग का जो लक्षण है वो स्नेहपान के भांति ही समझना चाहिए। इसमें अब जैसे कि अनुवासन वस्ती का अतियोग होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं ये पूछा जाता है। तो अनुवासन वस्ती का अतियोग होने पर हल्लास होगा, मोह होगा, क्लम होगा, साध होगा, मूर्छा होगा, विकृतिता होगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो हल्लास, मोह, क्लम, साध, मूर्छा, विकृतिता, ठीक है। तो ये सबकी उत्पत्ति होगी। फिर स्नेह वस्ती के व्यापक 6 बताए गए हैं। कौन से 6 व्यापक हैं स्नेह वस्ती के? तो वातावृत, पित्तावृत, कफावृत, पुरुषावृत, अन्नावृत और अभुक्त स्नेह वस्ती, ठीक है। तो स्नेह वस्ती के 6 व्यापक बताए गए। वातावृत, पित्तावृत, कफावृत, पुरुषावृत, अन्नावृत, अभुक्त स्नेह वस्ती। फिर स्नेह वस्ती पित्तावृत होने पर दाह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर और तमक श्वास हो जाता है। तो स्नेह वस्ती पित्तावृत होने पर दाह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर और तमक श्वास हो जाता है। फिर स्नेह वस्ती अन्नावृत होने पर छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा व अंगमर्द होते हैं। तो छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा व अंगमर्द ये स्नेह वस्ती का अन्नावृत होने पर होता है। फिर प्रत्यागमन काल बताए गए। तो प्रत्यागमन जो काल है वो अनुवासन वस्ती में 3 याम यानी कि 3 प्रहर तक बताया गया है। स्नेह वस्ती आवृत होने पर क्या है? छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा और अंगमर्द हो जाता है। तो स्नेह वस्ती अनावृत होने पर क्या होता है? अनावृत होने पर छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा और अंगमर्द हो जाते हैं। फिर प्रत्यागमन काल के विषय में बात करें तो अनुवासन वस्ती में 3 याम या 3 प्रहर तक यानी कि 9 घंटे तक बताया गया। यदि उत्तर काल में वस्ती बाहर नहीं आती है, ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण निरोह वस्ती द्वारा शोधन करें या गुदा में फलवर्ती लगा करके विरेचन कराना चाहिए। यदि उत्तर काल में वस्ती बाहर नहीं आता है तो ऐसे में तीक्ष्ण निरोह वस्ती द्वारा शोधन करें या गुदा में फलवर्ती लगा करके विरेचन कराना चाहिए। फिर मात्रा वस्ती के विषय में बताए गए। कर्म व्यायाम भार उद्वंस नर स्त्री कर्षिते तेषु च दुर्बले वात भगने च मात्रावस्थी सदा मता। यानी कि मात्रावस्थी किस में करना चाहिए? यही है कि जो कर्म व्यायाम हो गया, भार को उठाने की वजह से नर स्त्री प्रसंग, ठीक है, के कारण कर्षित हुए हैं, दुर्बल है, वात भग्न है, ठीक है, तो इनमें मात्रावस्थी जो है वो प्रयोग करते हैं। फिर मात्रावस्थी की मात्रा बताए गए हैं। तो चरक ने कितना बताया है? तो चरक ने यहाँ पे बताया है यथेष्ट आहार चेष्टस्य सर्वकाल निख्याय हास्वय स्नेह मात्राय मात्रावस्थी सभोम भवेत। यानी कि सर्वकाल उपद्रव रहित मात्रावस्थी की मात्रा स्नेहपान की हासु मात्रा है। तो सर्वकाल उपद्रव रहित मात्रावस्थी की मात्रा क्या है? स्नेहपान की हासु मात्रा है। फिर नेक्स्ट है आपका नस्य कर्म के विषय में बात कर लेते हैं। तो नस्य कर्म में बताया गया नस्तः कर्म च कुर्वन्ति शिरो रोगेषु शास्त्रविता द्वार ही शीर्षो नासा तेन तद व्याप्य हंति तान। ठीक है, तो ये नस्य के विषय में बताया गया कि नस्य कर्म जो है वो उसके विषय में कि उसका डेफिनेशन कि नस्त कर्म च कुर्वन्ति शिरो रोगेषु, शिरो रोग में मिली नस्य कर्म जो है वो बताया गया है, जिसमें नासा द्वार के द्वारा जो औषध द्रव्य है उसे डाला जाता है।
फिर नस्य के भेद बताए गए हैं। तो चरक ने 5 बताए हैं, वाग्भट ने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 2 बताए हैं, षडंगर और कश्यप ने 2 बताए हैं। तो चरक ने 5, सुश्रुत ने 2, वाग्भट ने 3, षडंगर व कश्यप ने 2 बताए हैं। फिर इसके बाद नस्य मात्रा व भेद के विषय में बात कर लेते हैं। तो नस्य के यहाँ पे आपके कितने भेद बताए गए हैं? तो 5 भेद बताए गए हैं। नावन, उपीड़न, ध्यापन, धूम्र, प्रतिमर्श। तो नावन जो नस्य है उसकी मात्रा बताए गए हैं कि औषध सिद्ध स्नेह में कपास पिच्चू को डुबाकर नाक में बिंदु डालना, ये नावन नस्य है। तो औषध सिद्ध स्नेह में कपास पिंचू को डुबाकर नासा में बिंदु डालना, ये नावन नस्य है। इसका भेद 2 बताए गए हैं, स्नेहन और शोधन। इसी प्रकार औपीड़क नस्य के विषय में बताए गए हैं कि औषध के कल्क को कपड़े में रखकर उसका रस नासा में टपकाना, यह औपीड़क नस्य है। तो औषध के कल्क को कपड़े में रख करके उसका रस नासा में टपकाना, यह औपीड़क नस्य है। इसके 2 भेद हैं, स्तंभन और शोधन। इसी प्रकार ध्यापन के विषय में बताया गया है कि 6 अंगुल लंबी नली में औषध चूर्ण को भरकर नाक में फूंक कर नस्य देते हैं, तो ध्यापन नस्य है। तो 6 अंगुल लंबी नली में औषध चूर्ण को भरकर नाक में फूंक करके नस्य देते हैं, तो इसे ध्यापन नस्य कहते हैं। इसमें आपका बताया गया है चूर्णस्य धापनम तर्धि देह स्रोतस विधो विधो धनम। फिर इसके बाद में बताया गया धूम्र। तो धूम्र में क्या बताया गया है कि औषध सिद्ध धूम्र को नाक से खींचा जाता है, इसे धूम्र कहते हैं। तो औषध सिद्ध धूम्र को नाक से खींचा जाता है, इसे धूम्र कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक है, तो औषध सिद्ध धूम्र को नाक से खींचा जाता है, इसे धूम्र कहते हैं। 3 प्रकार, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। फिर प्रतिमर्श के विषय में बताया गया है कि स्नेह में उंगली डुबाकर स्नेह की बूंद नाक में टपकाना प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। स्नेह में उंगली डुबाकर स्नेह की बूंद नाक में टपकाना प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। इसके 2 प्रकार के हैं, मर्श और प्रतिमर्श। फिर इसके बाद में क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रेचन, तर्पण और समन। रेचन जो होते हैं वो कफज रोगों में के लिए करते हैं, तर्पण वातज रोगों में, और समन जो है वात पित्तज रोगों के लिए होता है। तो रेचन कफज रोगों के लिए, तर्पण वातज रोगों के लिए और समन वात पित्तज रोगों के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वाग्भट अनुसार त्रिविध नस्य बताए गए हैं। तो विरेचन, व्रीहणम च, समन च, त्रिधो अपी तत्। यानी कि वाग्भट अनुसार त्रिविध नस्य में कौन सा आता है? तो विरेचन, व्रीहण और समन। ठीक है, ये त्रिविध नस्य है वाग्भट अनुसार, विरेचन, व्रीहण और समन। विरेचन नस्य जो होता है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो शिराशूल, अभिषंद, गल रोग, पीनस व अपस्मार, इनमें विरेचन नस्य का प्रयोग करते हैं। तो शिराशूल, अभिषंद, गल रोग, पीनस व अपस्मार में विरेचन नस्य का प्रयोग करते हैं। व्रीहण नस्य का प्रयोग वातशिराशूल, स्वर, नासाशोष, सूर्यावर्त एवं अवबाहुक में करते हैं। तो व्रीहण नस्य का प्रयोग वातशिराशूल, स्वर, नासाशोष, सूर्यावर्त व अवबाहुक में करते हैं। समन नस्य जो होते हैं इसमें नीलिका, व्यंग, केश रोग तथा अक्षी रोग में करते हैं। ठीक है, तो अक्षी रोग, नीलिका, व्यंग, केश रोग में समन नस्य का प्रयोग करते हैं। फिर सुश्रुत अनुसार इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, स्नेहन और शिरोविरेचन। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार 2 प्रकार है, स्नेहन और शिरोविरेचन। पुनः 5 भेद बताए गए हैं, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, औपीड़क एवं प्रधमन। तो इसके 5 भेद बताए गए हैं, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, औपीड़क एवं प्रधमन। फिर नस्य का परिमाण के विषय में बात करें तो प्रतिमर्श नस्य की जो मात्रा है वो 2 बूंद होती है। तो प्रतिमर्श नस्य की जो मात्रा है वो 2 बूंद बताए गए हैं। फिर औपीड़क नस्य की मात्रा के विषय में बात कर लेते हैं। तो औपीड़क नस्य की जो उत्तम मात्रा होती है वो 8 बिंदु बताए गए, मध्यम मात्रा 6 बिंदु बताए गए, हासु मात्रा 4 बिंदु बताए गए। तो औपीड़क नस्य की उत्तम मात्रा 8 बिंदु, मध्यम 6 बिंदु, हासु मात्रा 4 बिंदु होता है। इसी प्रकार मर्श नस्य जो है इसकी उत्तम मात्रा 10 बिंदु, मध्यम 8 बिंदु और हास्य मात्रा 6 बिंदु होते हैं। तो मर्श नस्य की उत्तम मात्रा 10 बिंदु, मध्यम 8 बिंदु और हास्य मात्रा 6 बिंदु होते हैं। स्नेह नस्य की मात्रा के विषय में बात करें तो प्रथम 8 बिंदु, द्वितीय 32 बिंदु और तृतीय 64 बिंदु बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर धूम्र नस्य की मात्रा बताया गया है कि प्रायोगिक जो होता है उसका 36 अंगुल, स्नेहिक का 32 अंगुल और विरेचनिक का 24 अंगुल होता है। धूम्र नस्य की मात्रा प्रायोगिक का 36, स्नेहिक का 32 और विरेचनिक का 24 अंगुल बताया गया है। फिर नस्य के काल के विषय में बात करें तो प्राविट, शरद और वसंत ऋतुओं में इसका प्रयोग करते हैं। नस्य कर्म हेतु वय बताया गया है कि 8 से लेकर के 80 वर्ष तक। ठीक है, तो 8 से 80 वर्ष तक ये जो है वय बताया गया है।
नस्य काल मर्यादा जो है वो 21 दिन का बताया गया। फिर नस्य काल के विषय में बात करें दोषानुसार नस्य का काल, तो प्रातः काल जो है वो कफज रोगों में प्रयोग करते हैं। तो नस्य जो है प्रातः काल कफज रोगों में, मध्यांत में पित्तज रोगों में और सायं व रात्रि में वातज रोग में प्रयोग किया जाता है। तो प्रातः काल कफज रोगों में, मध्यांत पित्तज रोगों में, सायं व रात्रि में वातज रोगों में प्रयोग करते हैं। फिर नस्य देने का काल बताया गया स्वस्थ वितेतु पूर्वाहने शरत काल लंब संतयो शीते मध्य दिने ग्रीष्म सायं वर्षांशु सातपे। ठीक है, तो ये जो है नस्य देने का काल है। फिर चरक अनुसार ग्रीष्म में पूर्वाहन में, शीत में मध्याह्न में और वर्षा में दुर्दिन को छोड़कर जो है दिया जाता है। तो ग्रीष्म में पूर्वाहन में, शीत में मध्याह्न में और वर्षा में दुर्दिन को छोड़ करके इसका प्रयोग करते हैं। वांगभट अनुसार स्वस्थ अवस्था शरद और वसंत में पूर्वाहन में, शीत में मध्य दिन में और वर्षा में सूर्य दिखने पर तथा ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में प्रयोग करते हैं। तो वांगभट अनुसार स्वस्थ अवस्था में शरद और वसंत ऋतु में पूर्वाहन में, शीत में मध्य दिन में, वर्षा में सूर्य दिखने पर और ग्रीष्म में सायंकाल में इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिमर्श नस्य का जो काल है वो 14 बताया है सुश्रुत ने। तो कितना बताया है? 14 बताया है सुश्रुत ने प्रतिमर्श नस्य का काल। फिर नस्य के पश्चात कर्म के विषय में बात कर लेते हैं। तो नस्य के पश्चात यहाँ पे बताया है ततो नस्तः कृते धूपन पीवते कफ विनाशन, अर्थात नस्य पश्चात कफ नाशक धूम्रपान कराना चाहिए। तो नस्य के पश्चात कफ नाशक धूम्रपान कराना चाहिए। नस्य पश्चात गर्म जल का पान करें, पथ्य भोजन करें तथा निर्वात स्थान में रहें। फिर शिरोविरेचन के विषय में बताया गया है कि सर्वप्रथम शिरा प्रदेश का स्वेदन करें, इसके अलावा हस्ततल का स्वेदन करें। सर्वप्रथम शिरो प्रदेश का स्वेदन करें, फिर हस्ततल का स्वेदन करें। ये शिरोविरेचन के विषय में बताया गया। फिर इसका सम्यक योग बताया गया है कि इससे क्या होता है, उरह शिला लाघवम इंद्रियश्च श्रोता विशुद्धि भवित विशुद्धि, यानी कि सम्यक योग होने पर क्या होता है कि उरह प्रदेश है, उरह सिर है, उसमें लघुता आ जाती है, इंद्रियां जो है तथा श्रोता से उनकी शुद्धि हो जाती है। फिर अयोग का लक्षण बताया है तो गले पलेप शिरो शीर्षो गुरुत्वम निष्ठवनम चाप्याथ दुर्विरिक्ते। ठीक है, तो गले में उपलेप का प्रतीत होता है, सिर में गुरुता आ जाता है, स्ठीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये शिरोविरेचन के अयोग का लक्षण है। अतियोग होने पर क्या है तो शिरो अक्षी शंख श्रवण अर्थी तोद। ठीक है, तो सिर अक्षी शंख प्रदेश, ठीक है, इसमें तथा साथ ही साथ कर्ण में, ठीक है, अड़ती वगैरह तोद वगैरह की उत्पत्ति होना, अव्यर्थ शुद्धे तिमिर च पश्यते, साथ ही साथ तिमिर का उत्पत्ति बताया गया है अति योग होने पर शिरोविरेचन का। तो तिमिर की उत्पत्ति किसके अति योग में बताया गया है? तो शिरोविरेचन के। व्यापद के विषय में बात करें तो स्नेहिक नस्य द्वारा दोष उत्क्लेशजन्य होता है। तो स्नेहिक नस्य द्वारा दोष उत्क्लेशजन्य चिकित्सा में क्या करते हैं तो शोधन व समन करते हैं। शिरोविरेचन द्वारा दोष क्षयजन्य जो है व्यापद होते हैं, जिसमें व्रीहण चिकित्सा करते हैं। तो स्नेहिक नस्य के द्वारा दोष उत्क्लेशजन्य व्यापद होगा, जिसमें शोधन व समन चिकित्सा करेंगे, व शिरोविरेचन के द्वारा दोष क्षयजन्य व्यापद होगा, जिसमें व्रीहण करते हैं चिकित्सा में। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।